120 दिन। पिछले 120 दिनों से श्रीहरिकोटा का लॉन्च पैड पूरी तरह से खामोश क्यों है? चंद्रयान 3, आदित्य L1 और स्पेडेक्स जैसे ऐतिहासिक मिशनों के बाद में अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मानो ब्रेक लगने पर आ गया? क्या किसी बड़े मिशन के ऊपर कोई भारी भरकम खतरा मंडरा रहा है जिसके डर से सारे लॉन्च रोक दिए गए हैं, या फिर गगनयान के बंद दरवाजों के पीछे कोई ऐसा खौफनाक सीक्रेट है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? स्काई रूट के बाद में अब अग्निकुल कॉस्मोस ऐसा क्या कर रही है कि इसरो को सीधी टक्कर ही मिलने जा रही है? कभी इसरो में काम करने वाले वैज्ञानिक आज अपनी प्राइवेट कंपनियां बना करके खुद इसरो को ही टक्कर क्यों दे रहे हैं? श्रीहरिकोटा से फोकस हटा करके रातों रात तमिलनाडु के अंदर नया लॉन्च पैड क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या प्राइवेट कंपनियों के कमर्शियल रॉकेट्स की लॉन्चिंग के लिए कोई नया अंडरग्राउंड खेल शुरू हो चुका है? 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स और दूसरी तरफ इसरो की एकदम चुप्पी। दोस्तों, क्या हम उस दौर में घुस चुके हैं जहां भारत के स्पेस मिशंस को अब सरकारें नहीं बल्कि इलॉन मस्क की तर्ज पर बैठे कुछ भारतीय अरबपति कंट्रोल करने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज हम भारत के स्पेस सेक्टर में चल रहे उस सबसे बड़े तख्ता पलट को डिकोड करेंगे जिसे आम जनता की नजर से दूर बहुत खामोशी से अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, बीते कुछ सालों के अंदर इसरो ने दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बनकर के भारत ने ग्लोबल स्पेस रेस में अपनी धाक जमाई है। लेकिन दोस्तों, इस साल की शुरुआत बिल्कुल अलग रही है। जुलाई का वक्त गुजर चुका है लेकिन इसरो ने अब तक एक भी रॉकेट लॉन्च नहीं किया है। आमतौर पर इसरो हर साल कई सैटेलाइट्स और रॉकेट मिशन अंजाम दे देता है, लेकिन इस बार लॉन्च पैड की ये लंबी खामोशी डिफेंस और स्पेस एक्सपर्ट्स के बीच में चर्चा का विषय बन गई है। दोस्तों, पिछले साल 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से निसार सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और उसके बाद से जो रफ्तार कम हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इसरो अपनी चमक खो रहा है? तो ऐसा है दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जो बाहर से सुस्ती दिख रही है वो अंदर चल रहे एक बहुत बड़े और खतरनाक मिशन की तैयारी है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने साफ कर दिया है कि अगला प्रक्षेपण अगले 2 महीनों के भीतर ही हो जाएगा और इस वित्त वर्ष के अंदर कम से कम 7 लॉन्च का टारगेट रखा गया है। 2 उपग्रह पूरी तरह से तैयार हैं और 5 से 6 दूसरे मिशंस भी आखिरी स्टेज में हैं। लेकिन दोस्तों, इस देरी के पीछे की असली वजह सिर्फ तकनीकी नहीं है। इस रहस्यमय खामोशी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है गगनयान मिशन। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन अब अपने सबसे क्रिटिकल फेज में पहुंच चुका है। जब आप एक मशीन को स्पेस में भेजते हैं तो गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन जब आप इंसान को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो सफलता का रेट 100% होना चाहिए, 99.9% भी नहीं चल सकता है। दोस्तों, गगनयान मिशन से पहले अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स, क्रू एस्केप सिस्टम, सेफ्टी टेस्ट और लॉन्च सिस्टम का व्यापक टेस्ट चल रहा है। हाल ही के अंदर PSLV और GSLV से जुड़े कुछ मिशंस में आई मामूली तकनीकी समस्याओं ने एजेंसी को और भी ज्यादा अलर्ट कर दिया है। अंतरिक्ष मिशन में एक छोटी सी चूक भी हजारों करोड़ रुपए और सालों की मेहनत को राख कर सकती है। लिहाजा इसरो अपने हर सिस्टम को एक्स्ट्रा चेकिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ गगनयान की नहीं है। असली तूफान तो इसरो की दीवारों के बाहर खड़ा हो रहा है, जहां भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम इसरो को ही ओवरटेक करने की तैयारी कर चुका है। दोस्तों, अब उस सवाल पर आते हैं जिसने हाल ही के अंदर सबसे ज्यादा बवाल मचाया है। आखिर इसरो के टॉप साइंटिस्ट अपना पद क्यों छोड़ रहे हैं? क्या भारत का स्पेस प्रोग्राम टैलेंट के सूखे के दौर से गुजरने वाला है? तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको सरकारी सिस्टम की कड़वी सच्चाई को भी समझना पड़ेगा। इसरो के अंदर वैज्ञानिकों का वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार तय होता है। बीटेक या फिर MSc के बाद में जब कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर इसरो के अंदर भर्ती होता है तो उसकी बेसिक सैलरी 56,100 रुपये महीना होती है। भत्ते मिलाकर के ये 84,000 रुपये तक पहुंचती है। एक अनुभव के बाद में प्रमोशन होते होते वरिष्ठ वैज्ञानिक की बेसिक सैलरी 1.82 लाख से 2.24 लाख रुपीस तक पहुंच जाती है, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। और यही इसरो की सबसे हाईएस्ट सीमा है।
अब दोस्तों इसकी तुलना जरा प्राइवेट सेक्टर से कीजिए। भारत के अंदर गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने पहले ही साल के अंदर 30 से 45 लाख रुपए सालाना का पैकेज ले उठता है। सीनियर लेवल पर यह पैकेज 1 से 2 करोड़ रुपए तक का पहुंच जाता है। मतलब दोस्तों सीधे लफ्जों में कहें तो आज प्राइवेट टेक कंपनीज का एक मिड लेवल इंजीनियर इसरो के चेयरमैन से भी ज्यादा सैलरी कमा रहा होता है। जब टैलेंट को बाजार के अंदर करोड़ों का भाव मिल रहा है तो देशभक्ति और मिशन का जज्बा कितने दिन तक एक इंसान को 80,000 की सैलरी पर रोक करके रख सकता है। और यही वजह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर्स अब सरकारी अनुसंधान संस्थाओं की बजाय प्राइवेट कंपनियों का रुख कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि इसरो सिर्फ पैसों की वजह से टूट रहा है तो आप गलत हैं। असली वजह कुछ और है। प्राइवेट स्पेस कंपनियों में मिलने वाले स्टॉक ऑप्शंस यानी कि यूएसपीज, तेज प्रमोशंस, ग्लोबल एक्सपोजर और नई तकनीकों के ऊपर बिना सरकारी फाइलिंग के काम करने की आज़ादी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या वैज्ञानिकों का इसरो छोड़ना देश के लिए एक त्रासदी है? अगर आप दोस्तों पुरानी सोच रखते हैं तो आपको लगेगा कि भारत बर्बाद हो रहा है। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक नज़रिए से देखेंगे तो ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों जरा सोचिए, क्या अमेरिका का पूरा स्पेस प्रोग्राम सिर्फ नासा चलाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नासा ने दशकों पहले समझ लिया था कि अगर उसे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, मंगल ग्रह और चांद के ऊपर कॉलोनियां बनाने जैसे बड़े मिशंस करने हैं तो उसे छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने का काम प्राइवेट कंपनियों को सौंपना होगा। इसी विजन से एलॉन मस्क की स्पेस एक्स का जन्म हुआ। भारत के अंदर ठीक यही मॉडल अब लागू हो रहा है। दोस्तों साल 2020 के अंदर स्पेस सेक्टर में हुए रिफॉर्म्स के बाद में आज देश में 400 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक इसरो छोड़ रहे हैं वो देश छोड़ करके अमेरिका नहीं जा रहे, वो भारत में ही रह करके स्काई रूट, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल और बाकी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ब्रेन रोटेशन है। आज इसरो सिर्फ एक रॉकेट बनाने वाली फैक्ट्री नहीं रह गया है बल्कि पूरे भारतीय स्पेस इकोसिस्टम का गाइड और मेंटोर बन चुका है। इस पूरी प्राइवेट क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण स्काईरूट एरोस्पेस है। हैदराबाद की इस कंपनी ने अपने पहले ही मिशन के अंदर विक्रम-1 रॉकेट के साथ में ऑर्बिट तक पहुंच करके इतिहास रच लिया है। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल लॉन्च कंपनी स्पेस एक्स को भी ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए 3 नाकामियों से गुजरना पड़ा था। लेकिन भारत की स्काईरूट ने ये कारनामा पहली ही बार में कर दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि स्काईरूट के फाउंडर भी कभी इसरो के ही वैज्ञानिक रह चुके हैं। इस सफलता पर इसरो चीफ ने खुद कहा है कि उन्हें वैसी ही खुशी हो रही है जैसे माता पिता को अपने बच्चों की सफलता पर होती है। यानी इसरो खुद चाहता है कि प्राइवेट कंपनियां आसमान पर राज करें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहा है, वो पूरी टेक्नोलॉजी को री इन्वेंट कर रहा है। दोस्तों चेन्नई की कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस 1 साल के अंदर ही मिशन 02 की तैयारी कर रही है। ये कोई साधारण लॉन्च नहीं होगा। अग्निकुल का प्लान है कि वो पैसे देने वाले ग्राहकों की सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ेंगे और रॉकेट के निचले हिस्से को समंदर में मौजूद एक बड़ी नाव यानी कि बार्ज पर वापस सुरक्षित ले लेंगे। यानी दोस्तों ठीक वैसे ही जैसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट वापस लौट करके आ जाते हैं। कंपनी के को फाउंडर श्रीनाथ रविचंद्रन का विजन इतना क्लियर है कि वो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को ऑर्बिट में ही एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि रीयूजेबिलिटी यानी कि दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाना ही भविष्य है। एक आम रॉकेट में एक दिमाग होता है, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट के अंदर 2 दिमाग होते हैं क्योंकि उसे वापस धरती पर लैंड भी करना होता है। दोस्तों बेंगलुरु की ही ईथर रियल एक्स भी इसी रेस के अंदर दौड़ रही है। वो अपने पेगासस अपर स्टेज इंजन और स्टेलियन बूस्टर इंजन के टेस्ट को पूरा करने वाले हैं। उनका सीधा फोकस पूरी तरह से रीयूजेबल व्हीकल बनाने के ऊपर है। उनका मानना है कि स्पेस एक्स की नकल कोई नहीं कर सकता, लेकिन भारत अपने तरीके से सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा लेने वाले मॉडल को विकसित कर रहा है। और सिर्फ रॉकेट ही क्यों, प्राइवेट सैटेलाइट कंपनियां भी अब कमर्शियल लॉन्च के लिए कतार में खड़ी हैं। दोस्तों भारत की गैलेक्स आई जैसी कंपनियां ऑप्टोसौर सैटेलाइट बना रही हैं जिनमें ऑप्टिकल इमेजिंग और
सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों की ही खूबियां होंगी। इनका प्लान अगले 2 सालों के अंदर ऐसे भारी और एडवांस सैटेलाइट डेवलप करने का है जो भारत की डिफेंस और कमर्शियल इमेजिंग की ताकत को पूरी दुनिया के अंदर साबित कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल भी उठता है कि अगर प्राइवेट कंपनियां इतने सारे रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करेंगी तो श्रीहरिकोटा का क्या होगा। श्रीहरिकोटा भारत का इकलौता और सबसे प्रमुख स्पेस पोर्ट है। इसरो के अपने मिशन गगनयान की टेस्टिंग और डिफेंस सैटेलाइट्स की वजह से इसरो के ऊपर पहले से ही भारी दबाव है। अगर प्राइवेट स्टार्टअप्स भी वहीं से ही लॉन्च करेंगे तो ट्रैफिक जाम लगना तय है। दोस्तों इसी प्रेशर और प्राइवेटाइजेशन के अंडरग्राउंड गेम को देखते हुए भारत रातों रात तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में एक नया लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। ये कोई नॉर्मल लॉन्च पैड नहीं है, इसे खासतौर पर छोटे उपग्रहों यानी कि SSLV और प्राइवेट कंपनियों के कमर्शियल रॉकेट्स के प्रक्षेपण के लिए डिजाइन किया गया है। ये केंद्र इसी वित्त वर्ष के अंदर चालू हो जाएगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि भारत सरकार ने प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए एक अलग एक्सप्रेस वे बना दिया है। श्रीहरिकोटा देश के बड़े मिशन संभालेगा और कुलसेकरपट्टिनम के अंदर प्राइवेट स्टार्टअप्स पूरी दुनिया भर की कमर्शियल ऑर्डरिंग की डिलीवरी करेंगे। इस पूरी कहानी का ग्लोबल एंगल समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों दुनिया भर के अंदर कमर्शियल स्पेस लॉन्च का मार्केट $650 बिलियन का है। अब तक अमेरिका, यूरोप और चाइना का इस पर दबदबा रहा है। रसिया और यूक्रेन युद्ध के बाद में वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के रॉकेट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। दुनिया की तमाम प्राइवेट कंपनियों को अपने छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए सस्ते और भरोसेमंद रॉकेट चाहिए। चाइना इस मौके का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन चाइना की स्पेस एजेंसी के ऊपर कोई भी पश्चिमी देश भरोसा नहीं करता। ऐसे में भारत दुनिया का सबसे मजबूत विकल्प बनकर के उभरा है। दोस्तों कुछ दिन पहले तक भारत 1 से 2% वाले मार्केट के ऊपर कब्जा करता था। आज वो 5% तक पहुंच चुका है और भारत का टारगेट ये है कि वो 15% यानी कि $650 बिलियन के मार्केट पे 15% तक भारत 2030 तक पहुंच जाए। दोस्तों भारत का डीप टेक इकोसिस्टम आज इतना मैच्योर हो चुका है कि हम दुनिया को सबसे सस्ते और रिलायबल लॉन्च की गारंटी दे सकते हैं। जब स्काई रूट या अग्निकुल कॉस्मोस विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे तो वो पैसा सीधे भारत की इकोनॉमी के अंदर आएगा। इसलिए दोस्तों जब कुछ लोग ये रोना रोते हैं कि इसरो से वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है तो उन्हें ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय भावना का विस्तार किसी एक सरकारी बिल्डिंग के अंदर बंद होकर के नहीं हो सकता है। उच्च शिक्षा में भी यही हो रहा है। जब IIT के टॉप प्रोफेसर्स प्राइवेट संस्थानों से जुड़ते हैं तो वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं। इसरो का मकसद भी 100% प्रतिभा के ऊपर एकाधिकार करना नहीं है, बल्कि ऐसी लीडरशिप डेवलप करना है जो पूरे भारत के अंदर फैल करके दर्जनों नई कंपनियां खड़ी कर सकें। एक इसरो हमें चांद तक ले गया। सोचिए जब भारत के पास में 10 प्राइवेट इसरो जैसी कंपनियां खड़ी होंगी तो हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के अंदर कितनी तबाही मचाएंगे। बेशक दोस्तों सरकारी भर्ती प्रक्रिया के अंदर सुधार की सख्त जरूरत है। आज भी सरकारी संस्थानों के अंदर रिक्रूटमेंट को लेकर के एक रणनीतिक जरूरत के बजाय प्रशासनिक फाइलिंग के ऊपर ज्यादा वर्क किया जाता है। पद सालों तक खाली पड़े रहते हैं और इमरजेंसी में लेटरल एंट्री भी मुश्किल होती है। सरकार और कार्मिक विभाग को ये समझना होगा कि अगर गूगल और स्पेस एक्स से टक्कर लेनी है तो हायरिंग प्रोसेस को फास्ट और फ्लेक्सिबल बनाना होगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने टैलेंट को सिर्फ सैलरी से नहीं रोकती, वो रिसर्च ग्रांट, अत्याधुनिक लैब, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पेटेंट राइट्स और प्रदर्शन आधारित बोनस देते हैं। भारत को भी अपने टॉप टैलेंट के लिए ऐसा ही एक नया स्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि जो वैज्ञानिक इसरो के अंदर रुकना चाहते हैं उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलें। दोस्तों आज भारतीय अंतरिक्ष इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये एक ऐसा तख्ता पलट है जहां स्पेस मिशंस के ऊपर सरकार का एकाधिकार खत्म हो रहा है और कमान उन युवा भारतीय स्टार्टअप्स के हाथों में जा रही है जो ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए भूख रखते हैं। इसरो की ये खामोशी उसकी सुस्ती नहीं है, बल्कि एक शेर के छलांग मारने के लिए पीछे हटने जैसा है। एक तरफ गगनयान की खामोश तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो रहा है। भारत अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के उस दौर में घुस चुका है जहां हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ेंगे बल्कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के रूल्स भी खुद लिखेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी बात कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।